जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तीन टॉपिक, क्यूरी लॉ एंड क्यूरी टेम्परेचर, हिस्टैरिसीस कर्व और परमानेंट मैग्नेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज क्यूरी लॉ एंड मैग्नेटिज्म। अब देखिए क्यूरी लॉ क्या है। अगर सिंपली हम बात करें तो क्यूरी लॉ जो आपका है, सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म। यानी कि ये लॉ सिंपली टेम्परेचर के इफेक्ट को शो करने के लिए है। वैसे और भी बहुत सी चीजें इस लॉ से हमको मिलती हैं, लेकिन मेनली हम इसका यूज करते हैं टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म। अब देखिए क्यूरी लॉ है क्या। वी नो whenever any object is placed in any external magnetic field, any ferromagnetic or any magnetic material is placed in external magnetic field, then it also acquires magnetism, that is called induced magnetism. सिंपली जैसे हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन का पीस है या कोई स्टील, कोबाल्ट स्टील या कार्बोनाइज्ड स्टील है, हम उसको अगर किसी सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं तो सोलेनॉइड का जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उन मटेरियल्स को भी मैग्नेटाइज कर देता है। और जब वो मटेरियल मैग्नेटाइज होते हैं और वो जो मैग्नेटिज्म उनमें जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब अगर हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की बात करें तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। अब देखिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की बात करें, देन अकॉर्डिंग टू द क्यूरी, induced magnetism of any material will mainly depend on two factors: intensity of magnetization, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता क्या है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम इसी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द क्यूरी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन एनी मटेरियल डेवलप्ड is directly proportional to the applied external magnetic field. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हम अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड सेकेंड वन, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मटीरियल। यहाँ पे ये जो आपका T है, T क्या है? T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब हम इसका जो मेजरमेंट होगा केल्विन में करेंगे। क्लियर? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इन विच मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर लें तो इन दोनों को मर्ज करने पे एक सिंपल सा रिलेशन आता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई T। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं तो यहां पे कांस्टेंट आता है C इंटू B बाई T। क्लियर? अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो कांस्टेंट आपका आया है यहां पे C, इस कांस्टेंट C को हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्यूरी कांस्टेंट। अब देखिए ये जो रिलेशन आया, इस रिलेशन के बेस पे अगर हम बात करें, then we can say that according to the Curie law, whenever the temperature of material is increased, then its intensity of magnetization decreases. तो अगर हम किसी मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, दैट मींस द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो उसमें डेवलप हुआ है वो क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। जो मटेरियल्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको हम बोल रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट।
बट यहां से हमको क्या रिलेशन मिला कि whenever the temperature of material increases its magnetization intensity decreases, that means per unit volume में जो इंटेंसिटी डेवलप हुई थी वो धीरे धीरे कम होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ था वो एंड हो जाए, मैग्नेटिज्म ना रहे। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से हमको ये रिलेशन तो मिल जाता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी मटीरियल विल लूज देयर मैग्नेटिज्म, एवरी मटीरियल। अगर हम बात करें तो क्या हमने पढ़ा है? फ्रॉम क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ से हमको क्या मिला? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature materials will lose their magnetism, in the way sense we can say ferromagnetic material it becomes paramagnetic। क्लियर? तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिज्म लूज होता है, और मैग्नेटिज्म लूज होने पे क्या होगा? एक डेफिनेट टेम्परेचर पे जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन द टेम्परेचर एट विच मटीरियल loses its magnetism or ferromagnetic becomes diamagnetic, sorry, ferromagnetic becomes paramagnetic is called Curie temperature, क्लियर? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे मटेरियल अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है, या हम यूं कहें कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर? अब अगर हम बात करें क्यूरी टेम्परेचर की, तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन का कितना होता है? फॉर एग्जाम्पल जो आपका आयरन है, आयरन के लिए अगर हम बात करें तो आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो अबाउट 770 डिग्री सेल्सियस होता है। निकिल का होता है 358 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का होता है 1021 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इन मटेरियल्स को ये जो पार्टिकुलर टेम्परेचर गिवन है, इन टेम्परेचर्स तक अगर हम हीट करते हैं तो इनका मैग्नेटिज्म एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आयरन को 770 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया जाए, उसके बाद आप इसको किसी मैग्नेट से चिपकाइए, ये मैग्नेट से चिपकेगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं होगा। सेम होता है निकिल के साथ आफ्टर 358 डिग्री सेल्सियस, सेम होता है कोबाल्ट के साथ एट 1021 यानी कि 1021 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? दैट मींस ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच मटेरियल कंप्लीटली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, और वी कैन से फेरोमैग्नेटिक इज कन्वर्टेड इन पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज हिस्टेरेसिस कर्व। अब देखिए हिस्टेरेसिस कर्व की बात करें, हिस्टेरेसिस कर्व क्या है? अगर हम मैग्नेटाइजेशन की बात करें,
जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है? आपने क्या सीखा कि जब किसी सोलेनॉइड के, स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हो तो उस मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होने लगती हैं। अगर वो सॉफ्ट आयरन हुआ तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो स्टील हुआ, हार्ड मटेरियल मतलब एलॉय हुआ, स्टील, कोबाल्ट स्टील या कार्बनाइज्ड स्टील टाइप मटेरियल हुआ, तो अगर हैवी करंट आप पास कराओगे सोलेनॉइड में, एक हैवी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करोगे, तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज होकर परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सिंपली जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरेट हो जाता है जिसके कारण वो मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। अगर हम इस प्रोसेस में हम क्या करें, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब है आपका H, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन दोनों के बीच एक कर्व ड्रॉ करें। क्लियर? एक कर्व ड्रॉ करते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा H है और ये क्या है, इट इज B। क्लियर? अब देखिए ये जो आपका H है इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अब देखिए जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज होना शुरू होगा तो अगर हम इस मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के लिए BH कर्व ड्रॉ करें, BH कर्व जो ड्रॉ करते हैं उसमें हमको एक कंप्लीट क्लोज लूप मिलता है। दैट क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। और सिंपली हम कह सकते हैं इसको, अगर हम बात करें तो लैगिंग बिहाइंड of magnetism in material is called hysteresis। क्लियर? यानी कि जब आप बात करते हो तो हिस्टेरेसिस क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस में जब भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिमूव कर लिया जाता है तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसमें बच जाती है मटेरियल में, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो बची रह जाती है, जो लैगिंग बिहाइंड उसका होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। इसके लिए हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, एक लूप ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो सैचुरेशन वैल्यू में पहुंच जाता है, सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। मान लीजिए ये यहां पे आ गया। क्लियर? ये जो पॉइंट है यहां पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स डेंसिटी है, वो क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगी। इसके बाद अगर आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई भी, इंक्रीज भी करते हो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो डेवलप हो रही है वो इंक्रीज नहीं होगी। इसके बाद अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटाना शुरू करते हैं, कम करना शुरू करते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कंप्लीटली रिमूव कर लेते हो तो उसके बाद भी मटेरियल में कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी या हम कहें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बच जाती है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहां से यहां तक बच रही है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिमेनेंस। क्लियर? रिमेनेंस और रिटेंटिविटी, और इसी को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। ठीक, विटी। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अब ये जो रिमेनेंस इसमें बचा हुआ है इसको वाइप आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम इसको वाइप आउट करने के लिए रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपने अप्लाई किया है, जितना रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स आप इसको वाइप आउट करने के लिए यूज करोगे, जितना आप ये यूज करोगे, इसको बोला जाता है कोर्सिविटी।
क्या बोलते हैं हम इसको? कोर्सिविटी बोलते हैं। अब यहां पर देखिए आपने वाइप आउट किया, अब इसको रिमूव करने के लिए अगर आप रिवर्स वे में एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते हो तो इसका जो लूप बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। क्लियर? अब इस लूप में अगर आप कोडिंग इस लूप की कर लीजिए तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका O, ये A, ये B, ये आपका C, ये आपका D, ये आपका E और क्लियर ये आपका F। क्लियर? अब यहां पर देखिए इस टाइप का एक क्लोज लूप बनता है। अब इस क्लोज लूप में अगर आप बात कर रहे हो तो जब आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिमूव किया तो देखो ये अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल में बचा हुआ है, जो बचा हुआ होता है उसको हम रिमेनेंस और रिटेंटिविटी कहते हैं। क्लियर? रिमेनेंस बोलते हैं या रिटेंटिविटी कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि इसमें जब आपने जो रिटेंटिविटी थी या जो रिमेनेंस था उसको वाइप आउट करने के लिए आपने क्या किया है? रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया है। अगर हम इसमें बात करें तो ये OC है, OC ये जो अप्लाई किया इसको हम क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी। और ये आपका था OB। क्लियर? इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। तो इस टाइप से जब हम किसी भी मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए एक BH कर्व बनाते हैं तो वो कर्व हमको एक क्लोज लूप में मिलता है एंड दिस लूप और दिस कर्व इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस कर्व। क्लियर? यहां से हमको दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं। एक प्रॉपर्टी है आपकी कौन सी? कोर्सिविटी, और दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी रिटेंटिविटी या रिमेनेंस। क्लियर? आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज द परमानेंट मैग्नेट। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें तो सिंपली वी कैन से द मैग्नेट्स which have permanent magnetism, or we can say or which cannot demagnetize easily or in short period of time, क्लियर? ऐसी मैग्नेट्स जिनका मैग्नेटिज्म परमानेंट होता है या हम ये कहें कि जो इजीली या बहुत कम समय में डीमैग्नेटाइज नहीं होती, यानी कि इनका जो मैग्नेटिज्म है वो लंबे समय तक चलता है, ऐसे मैग्नेट्स को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। अगर हम परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं वो किससे बनती हैं? मेड बाई हार्ड मटेरियल्स। अगर हार्ड मटेरियल्स में बात करें तो क्या होते हैं? एलॉयज लाइक स्टील से बन सकती हैं, कोबाल्ट स्टील या फिर कार्बन स्टील। अब देखिए ये मटेरियल्स आपके हार्ड हैं, तो हार्ड मटेरियल्स होने के साथ साथ इनमें दो प्रॉपर्टीज और जो डेवलप हो जाती हैं। क्या प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं? कि इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है हाई रिटेंटिविटी। और दूसरा होता है इनकी एक प्रॉपर्टी दे ऑल्सो हैव हाई कोर्सिविटी, यानी कि अगर इनको डिमैग्नेटाइज किया जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इनसे हटा लिया जाएगा, तो मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब हम हटा लेते हैं तो हाई रिटेंटिविटी होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिज्म इनमें काफी लार्ज अमाउंट में बचा रह जाता है, और काफी लार्ज अमाउंट में जो मैग्नेटिज्म इनमें बचा हुआ है उनको वाइप आउट करने के लिए हमको काफी लार्ज अमाउंट की कोर्सिविटी यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिवर्सली अप्लाई करना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट में रिटेंटिविटी इनके पास होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। क्लियर? ओके।
दीज आर द परमानेंट मैग्नेट्स। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।